ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग 11th क्लास अकाउंट का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, हिसाबी समीकरण और धंधा के व्यवहार। ठीक है, तो इसके अंदर ओके बच्चे, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हिसाबी समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे कि जो हिसाबी समीकरण है उसके बारे में हम पहले समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये बच्चे समझ लो कि जो हिसाबी समीकरण होता है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, इस तरीके का समीकरण पढ़ा होगा। उसी तरीके से अकाउंट में क्या होता है, हिसाबी समीकरण अकाउंट के अंदर भी होता है। ठीक है, तो ये जो हिसाबी समीकरण है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं a इक्वल टू सी प्लस एल। ठीक है, ए अकाउंट के अंदर क्या होता है, हिसाबी समीकरण कहलाता है, ये याद रखना। ठीक है, तो ए इक्वल टू सी प्लस एल है। ए फॉर क्या होता है, असेट्स, जिसको हम संपत्ति बोलते हैं, सी को कैपिटल बोलते हैं, जिसको पूंजी बोलते हैं, और एल का मतलब होता है लायबिलिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिसाबी समीकरण पढ़ने से पहले हम पक्की तलपट के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये जो पक्की तलपट होता है बच्चे, इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग, ये याद रखना। ठीक है, पहला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं पूंजी दायित्व। क्या बोलते हैं उसको, पूंजी दायित्व। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, पूंजी और दायित्व बोलेंगे। और दूसरा जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं संपत्ति। तो पूंजी और दायित्व जो होता है, पूंजी को हम इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं, इसलिए इसको सी से सूचित करते हैं, और दायित्व को इंग्लिश में लायबिलिटीज बोलते हैं, इसलिए इसको एल से सूचित करते हैं। ठीक है, और संपत्ति को इंग्लिश में असेट्स बोलते हैं, इसलिए इसको हम कैपिटल ए द्वारा सूचित करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनता है, हिसाबी समीकरण। तो कहने का मतलब, हिसाबी समीकरण अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है, तो आपको बताना है कि संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, हिसाबी समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में संपत्ति को असेट्स कहते हैं, पूंजी को कैपिटल बोलते हैं, और दायित्व को लायबिलिटीज बोलते हैं। इस प्रकार से ए बराबर सी प्लस एल है, इसी को हम हिसाबी समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में अगर पूछेंगे कि हिसाबी समीकरण क्या है, तो ए बराबर सी प्लस एल को क्या बताएंगे, हिसाबी समीकरण। जब हिसाबी समीकरण हम पढ़ेंगे बच्चे, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको थोड़ी सी बातें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हिसाबी समीकरण है, इसके अंदर पहली बात तो ये होता है कि माल से संबंधित जो व्यवहार होते हैं, उपज खर्च से संबंधित व्यवहार जो होते हैं, ठीक है, संपत्ति की खरीदी बिक्री होती है, रकम उधार लिया और रकम उधार देना, इस सब व्यवहारों को हम क्या करते हैं, हिसाबी समीकरण के रूप में इसको दर्शाते हैं। तो जब हिसाबी समीकरण के रूप में दर्शाएंगे तो ए बराबर सी प्लस एल के रूप में हमें दर्शाना पड़ेगा। तो जितने भी व्यवहार होते हैं बच्चे, उसमें पहले ये पता होना चाहिए कि बिजनेस में क्या आया और क्या गया, क्या वृद्धि हुआ, क्या कमी हुआ। ए का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति में वृद्धि कमी हुआ, ए मतलब संपत्ति, सी मतलब कैपिटल यानी पूंजी। तो संपत्ति और पूंजी में वृद्धि कमी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होगा कि संपत्ति और दायित्व में वृद्धि कमी होता है, और कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जब पूंजी और दायित्व में वृद्धि कमी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ व्यवहार दिया है, जिसके अंदर फर्स्ट है कि ₹50,000 रोकड़ लाकर व्यवसाय शुरू किया। तो जब बिजनेस में हम 50,000 रोकड़ लाते बच्चे, तो रोकड़ बिजनेस में आया, इसलिए रोकड़ खाते क्या हो गया, उधार। और रोकड़ देने वाला कौन होता है, मालिक, इसलिए पूंजी खाते हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो बिजनेस में क्या हुआ कि एक तो रोकड़ बढ़ा यानी ए प्लस हो जाएगा, और दूसरा पूंजी बढ़ा यानी पूंजी यानी क्या, कैपिटल, तो सी भी प्लस करेंगे। उसी तरीके से दूसरा ट्रांजेक्शन, ₹10,000 का फर्नीचर खरीदा। अब समझो तुमने एक फर्नीचर खरीदा, तो बिजनेस में एक फर्नीचर बढ़ेगा बच्चे, और फर्नीचर होता है संपत्ति। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फर्नीचर क्या होता है, संपत्ति। और 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो इसका मतलब दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि हमारे पास रोकड़ भी कम हो जाएगा। तो इसका रोजनामचा फर्नीचर खाते उधार रोकड़ खाते का, कहने को एक फर्नीचर बढ़ा मतलब संपत्ति में वृद्धि हो जाएगी, और रोकड़ घटा यानी संपत्ति में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ₹12,000 का माल नगद खरीदा, तो इसका रोजनामचा होगा बच्चे खरीद खाते उधार रोकड़ खाते का। तो जब खरीदते हैं तो माल आता है, इसलिए संपत्ति में क्या होता है, वृद्धि होता है, और रोकड़ घटा, इसका मतलब संपत्ति में क्या होगी, कमी होगी। ₹8,000 का माल ब के पास से खरीदा। जब कोई व्यक्ति का नाम दिया हो तो इसका मतलब उधार व्यवहार होता है। ठीक है, जब उधार व्यवहार होगा बच्चे, तो इसमें रोजनामचा बनाएंगे खरीद खाते उधार ब खाते का।
तो जब हम खरीदी करते हैं तो माल आता है, यानी हमारे बिजनेस में संपत्ति क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि माल संपत्ति का एग्जाम्पल है। और हमने उधार खरीदा है, तो जब भी उधार खरीदेंगे तो हमारा दायित्व भी क्या होता है, बढ़ता है, तो दायित्व में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम हिसाबी समीकरण के रूप में देखेंगे, जो हमने बताया था आपको कि हिसाबी समीकरण A = C + L। तो A = C + L में सबसे पहला क्या था कि 50,000 रोकड़ लाकर व्यवसाय शुरू किया, तो बताओ ये हमारा संपत्ति क्या हो गया बच्चे, बढ़ गया, तो रोकड़ में वृद्धि हो गया। और दूसरा हमने बताया था दायित्व में मतलब पूंजी में वृद्धि होगा, तो यहाँ पे पूंजी भी क्या हो जाएगा, 50,000 बढ़ेगा। इसका टोटल कर देंगे तो दोनों तरफ का 50,000 ही रहेगा। अभी दूसरा जो ट्रांजेक्शन था कि 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो जब 10,000 का फर्नीचर खरीदेंगे तो बताओ हमारे पास से रोकड़ क्या होगा, कम होगा ना बच्चे। पहले हमारे पास 50,000 था, उसमें से हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तब हमारे पास रोकड़ 40,000 बचेगा और एक फर्नीचर हमारे बिजनेस में बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक संपत्ति घट गई और एक संपत्ति बढ़ गई। ठीक है, और पूंजी पे कोई असर नहीं होगा, पूंजी जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट था कि 12,000 का माल खरीदा, तो जब हम 12,000 का माल खरीदेंगे तो ये तो रोकड़ में खरीदा है, तो 40,000 में से 12,000 घटा देंगे बच्चे, क्योंकि जब माल खरीदेंगे तो पैसा कम हो जाएगा, तो हमारे पास 28,000 आएंगे। फर्नीचर हमारे पास 10,000 का है। अब देखो जब मैंने 12,000 का माल खरीदा तो रोकड़ तो कम हुआ, लेकिन उसके बदले हमारे पास एक संपत्ति क्या होगा, बढ़ेगा, यानी रोकड़ यहाँ घट रहा है और यहाँ पे एक संपत्ति बढ़ रही है। तो जब भी हम माल खरीदते हैं तो हम स्टॉक जो होता है बच्चे, उसको हम क्या करते हैं, स्टॉक के अंदर होता है माल। ठीक है, नेक्स्ट है कि 8,000 का माल ब के पास से खरीदा। जब कभी भी हम उधार खरीदेंगे तो एक चीज याद रखना, हमारे पास दायित्व बढ़ जाएंगे। ठीक है, दायित्व बढ़ेगा बच्चे, यानी L+ हो जाएगा। हाँ, तो 8,000 यहाँ पे दायित्व बढ़ गया, पूंजी पे कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, अब बताओ 8,000 का माल खरीदा तो हमारा स्टॉक भी तो बढ़ेगा, पहले 12,000 का स्टॉक था, अभी 8,000 और खरीदा तो 20,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ का टोटल 58,000 और 50 + 8 यानी टोटल 58,000 दोनों तरफ का बराबर होगा। और यहाँ पे आप चेक करेंगे कि संपत्ति जितना है क्या उतना हमारा पूंजी और दायित्व मिलाकर हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो संपत्ति है बच्चे वो टोटल 58,000 का है, और हमारे पास जो पूंजी है वो 50,000 है, और हमारे पास जो दायित्व है यानी 8,000 का दायित्व जो हमने उधार खरीदा था। अब देखो दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो बराबर आएगा। ठीक है, ओके बच्चे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।